नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए वापस से लेकर के आ चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 डिस्कस करेंगे, जो प्रॉपर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। साथियों, इससे पहले कि यदि आपने पिछले 34 यानी कि 34 पार्ट नहीं देखे हैं जो कि हमने प्रॉपर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए करवाए हैं, तो इन क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, सारे के सारे प्रश्न शामिल किए हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग को जानने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार से प्रश्न हमारे सामने रहने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, लिखा गया है समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 में 3 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से हमें बताना है इन तीनों शब्दों के बीच का सही वेन आरेख क्या होगा। इसके अतिरिक्त साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें लिखा है कि मशीन का संबंध अगर ऑपरेटर से है तो कार का संबंध किससे हो जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास से। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि प्यारे दोस्तों, अभी तक 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, बहुत ही कम समय लगता है, लगभग 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा, बटन को दबा दो सब्सक्राइब की। इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, इससे आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे नोटिफिकेशन के रूप में क्लास की अपडेट मिल जाएगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लगभग 40% लोग हैं, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दोस्तों में अपने सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, वो जानकारी क्या है, रीजनिंग के चैप्टर वाइज के रूप में। देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं अविनाश को। अविनाश हमारे एक साथी हैं जो बचपन में हमारे साथ बचपन से हैं, और इन्होंने क्या है, बहुत अच्छे से तैयारी किया था हमारे साथ जब हम कहीं पर कंपटीशन की तैयारी करते थे, यानी कि कानपुर में। तो साथियों, ये आपको अपने चैनल पर, यानी कि इनका पर्सनल एक चैनल है जहां पर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। और रीजनिंग में टॉपिक वाइज रीजनिंग, अगर आप बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग को सीखना चाहते हैं तो अविनाश के चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और अविनाश सर के चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर इनका लेसन 2 नाम से चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बेसिक से एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग को समझाया है। अगर आप रीजनिंग को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला प्रश्न आप सभी के साथ है, क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर कहा गया है कि मशीन का संबंध अगर ऑपरेटर से है उसी तरह है जैसे कार का संबंध है। भाई किससे है बताना है। देखो, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें लिखा गया है कि जो मशीन है साथियों, मशीन का संबंध किससे है, ऑपरेटर से है। ये सादृश्यता है, किससे है, ऑपरेटर से। सादृश्यता का अच्छा सा प्रश्न है। तो बताना है साथियों, कार का संबंध किससे हो जाएगा, यानी कि जो हमारी 4 व्हीलर होती है उसका संबंध किससे हो जाएगा। देखो, प्रश्न को समझने का प्रयास करो। मशीन को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, मशीन को ऑपरेट करने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी चलाने वाला व्यक्ति होता है, वो साथियों ऑपरेटर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार कार को अगर चलाने वाले व्यक्ति की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो कार को चलाने वाला जो व्यक्ति कहलाता है वो क्या कहलाता है साथियों, चालक कहलाता है, यानी कि ड्राइवर कहलाता है। और चालक प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 1 में है। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1, चालक सही है। ठीक है, जिस प्रकार मशीन को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति क्या होता है, ऑपरेटर, तो कार को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति जो बनेगा वो चालक बन जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी एक अच्छा सा प्रश्न है, सादृश्यता से ही है। किससे है, सादृश्यता से है। अच्छा प्रश्न है, जिसमें कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखो, प्रश्न को समझेंगे अच्छे से, इसका लॉजिक जानने का प्रयास करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर पहली बार में 14 अनुपात क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, या कह सकते हैं 14 सादृश्य दे रखा है 21 का। उसके बाद क्या है, 6 का सादृश्य दे रखा है 9 से। और प्यारे दोस्तों, हमें ज्ञात करना है कि 12 का सादृश्य किससे हो जाएगा, यानी कि एक अच्छा सा प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे, एक तरफ 14 21 है, दूसरी तरफ 6 9 है, तीसरी तरफ 12 और क्वेश्चन मार्क है। तो बताओ इस प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो गौर से समझो,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई संख्या मान लेते हैं अपने मन से मैंने कहा ये जो संख्या है ये 14, ये 7 का 2 गुना है। ठीक है, 7 का किसका, ये जो संख्या है ये 7 का 2 गुना है और 7 का 3 गुना इसका संबंध अगला वाला है। गौर से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो समझेंगे। देखो यहाँ पर 7 का 2 गुना है 14 और 7 का 3 गुना है क्या प्यारे दोस्तों, तो बोलेंगे आप लोग 21। उसी प्रकार जैसे 2 गुना 3 गुना का संबंध यहाँ पर है, वही संबंध यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 गुना 6 है और 3 गुना 9 है। तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि सर 3 ऐसी संख्या है जिसका 2 गुना 6 होता है और 3 गुना 9 होता है। अब मुझे ये बता दो साथियों कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 गुना 12 है और जिसका 3 गुना क्या आएगा ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों अगर हमें ज्ञात करना है, गौर से समझो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 गुना 12 है, तो आप बोलेंगे जब हमें पता करना है कौन सी संख्या है तो क्यों ना हम 12 में 2 का भाग लगा दें, तो संख्या पता चलेगी 6, कि 6 एक ऐसी संख्या है साथियों जिसका 2 गुना क्या है 12 है। और दोस्तों यहाँ पर अब हमें 3 गुना बता देना है कि 6 का 3 गुना क्या होगा, भैया प्रश्न में दिया गया है 6 का 3 गुना 18 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया बचपन में पढ़ा था 6 का 3 गुना कितना होता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। बचपन से चिल्ला चिल्ला के पढ़ते आए थे। जैसे आपने वो एक शॉर्ट वाली रील देखी होगी, कबूतर खरा हमारा बचपन, ये इस तरह से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो साथियों बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा। आप बोलेंगे सर अब आपने ही बता दिया 6 तिया 18 और 18 दिया गया है विकल्प नंबर 3 में। दोस्तों विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2 गुना था फिर 3 गुना था, फिर 2 गुना था फिर 3 गुना था, फिर 2 गुना और फिर 3 गुना। हमें नीचे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें समान सादृश्य ज्ञात करना होता है और समान सादृश्य हमारा ऊपर पता चल चुका है। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि ब्लड रिलेशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें साथियों बोला गया है पी क्यू का भाई है। क्या बोला है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की पुत्री है, एस पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है, टी का मामा कौन है। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो क्या बोला है। सबसे पहले देख लो पी जो नाम का शख्स है वो किसका भाई है, ये पी नाम का शख्स क्यू का भाई है। इसके बाद बोला है आर जो है वो क्यू की पुत्री है। तो आर साथियों कहां पर आएगी, नीचे, क्योंकि अगर पुत्री बनानी है तो आर को हम नीचे लाएंगे, पुत्री है तो माइनस लगा देंगे, चूंकि पुरुष के लिए प्लस और स्त्री के लिए हमेशा माइनस लगाते हैं। तो आर पुत्री है, चूंकि एक महिला है तो माइनस लगाएंगे। अब बोला है एस पी की बहन है। साथियों एस क्या है, पी की बहन है, तो एस को हम पी वाली श्रेणी में रखेंगे। एस किसकी बहन है, भाई पी की बहन है तो फिर से माइनस। अब बोला है क्यू एस की बहन है। जो क्यू है प्यारे दोस्तों वो किसकी बहन है, एस की बहन है। क्यू किसकी बहन है, भाई एस की बहन है। ठीक है, क्यू का जेंडर भी पता चल गया। इसके बाद बोला है टी जो है वो आर का मामा है। क्या बोला है साथियों, टी जो है वो क्या है, सॉरी टी आर का भाई है। क्या बोला है, टी आर का भाई है। तो आर का भाई किसे बनाएंगे, टी को। टी यहां पर आर वाली श्रेणी में रखेंगे तो भाई है, प्लस लगा देंगे टी को, क्योंकि ये एक पुरुष होता है भाई हमेशा। तो टी आर का भाई हो गया। अब प्रश्न में ये हमसे पूछा गया है कि साथियों टी का मामा कौन है। भैया मामा, देखो माँ तो पता चल गई कि टी की माँ कौन है, क्यू, और क्यू का एकमात्र भाई है पी। तो भैया भाई ही तो मामा बनता है, माँ का भाई मामा होता है। प्रश्न का उत्तर बनेगा पी। क्या बनेगा, पी। पी कहाँ पर है, विकल्प नंबर 4 में। पी आपका सही उत्तर बन जाएगा। पी क्या हो जाएगा साथियों, टी का मामा हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है कि यदि कह रहा है चिन्हों गुणा तथा भाग को परस्पर में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। दोस्तों यहां पर गुणा को भाग से, भाग को गुणा से बदल देना है। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो, यहां पर 11 है, प्लस को प्लस रहने देंगे। उसके बाद 13 है, माइनस को माइनस रहने देंगे। उसके बाद 24 है, गुणा को बदलना है भाग से, तो भाग लिख देंगे और भाग में जहां पर लिखा है तो वहां पर गुणा लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से समझो। मैंने कहा प्रश्न में साथियों हमें 24 और 3 के बीच में गुणा था, तो गुणा को भाग से बदलना, मैंने 24 के और 3 के बीच में भाग कर दिया, और 3 2 के बीच में क्या था, भाग था, तो यहाँ पर गुणा कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम लोग बोर्ड मास। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने कक्षा 7, 8, 6 में। ठीक है, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। गौर से समझ लो, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ना तो ब्रैकेट मिलेगा ना ही ऑफ मिलेगा। क्या मिलेगा, डिवाइड। तो डिवाइड से करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 8 24, गुणा में हो जाएगा 2, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और 11 प्लस में 13। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे साथियों। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के लिए क्या बोला जाता है, देखो गौर से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 13 11 यहाँ पर जुड़ जाएगा साथियों, 24 हो जाएगा, और माइनस में 8 दूनी 16, 24 में से 16 जाएगा
तो बोलेंगे प्यारे दोस्तों 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8। और 8 कहीं पर दिया है, एक बार फिर से विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। आई होप ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो एक बार से लाइक कर दो, ठीक है, जल्दी से कर दो, अभी तक नहीं किया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। देखो प्यारे दोस्तों, प्रश्नवाचक कहाँ पर है? अंत में, और अंत में ज्ञात करना है क्या होगा। तो भैया ऐसे प्रश्न को सीरीज के हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, जब से क्लासेस शुरू हुई हैं तब से कर रहे हैं। तो बताओ ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं? सबसे पहले अंतर देखते हैं। अगर संख्याएं पास पास की हैं तो अंतर देखते हैं। गौर से देखो, पहले 58 है, उसके बाद में क्या है? 67 है, उसके बाद में क्या है? 83 है, उसके बाद में क्या है? 108 है, और अगला वाला हमें ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। देखो गौर से अंतर अब देख लो। पहले का अंतर देखने जाओगे तो 58, 58 9 67 कितना होता है? 58 9 67। उसके बाद 67, 67 6 73 10 83 यानी कि 16। क्या हो जाएगा? गौर से देखो, 67 6 73 73 10 83, 6 और 10 16 हो जाता है। और अगला देखने जाओगे तो मिलेगा, देखो 83 5 88 20 108, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 25 का। ठीक है दोस्तों, आप देख लो, यहाँ पर मैंने सीधा शॉर्ट कर दिया। मैंने कहा 108 में से जैसे ही हम घटाएंगे क्या? 83, तो 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 25 सीधा। तो प्यारे साथियों, अब आपको बताना है कि अगला वाला क्या होगा। इससे तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि लॉजिक क्या है। भैया लॉजिक बहुत प्यारा सा है। अंतर क्या है? देखो 3 का स्क्वायर का है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। तो भैया अगला वाला तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है भैया 36, और 36 में 8 जोड़ोगे। प्यारे दोस्तों, जब आप 36 में 8 जोड़ने जाओगे तो आप बोलोगे 36 8 8 6 14 की 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 6 14 की 4 3 1 4 यानी 144। यानी कि प्यारे दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह का जो स्थान लेगा वो लेगा एक बार फिर से विकल्प नंबर 4। भाई विकल्प नंबर 4 को लगता है इस क्लास से प्यार हो चुका है, बार बार वही उत्तर आ रहा है। जल्दी से बताइए क्या आएगा? आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर 4। आई होप ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया है वी को अगर 44 लिखा जाता है, फैट को अगर 54 लिखा जाता है तो लेट का कोड क्या होगा। तो गौर से देख लो साथियों, वी बराबर क्या है भैया? 44 है। कैसे है? देखो गौर से, इसको लॉजिक करेक्ट करें क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये 22 पर होता है, इसका 2 गुना कर दिया है भाई, जो भी दिया है उसका 2 गुना कर दिया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आगे चेक करो, आगे वी अगर 44 पर है तो फैट कितने पर है भाई? F80 हमारा है 54 यानी 54 पर। ये कैसे है? तो गौर से देखो भैया, F 6 पर होता है, A 1 पर, T 20 पर। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो तो आप जोड़ने जाओगे 20 1 21, तीनों को जोड़ना है, सॉरी 2 को नहीं, तीनों को। ठीक है, क्या करना है? तीनों को जोड़ना है। तो 20 1 21, 21 और 6 27, 27 दूना का 54। तो इन सभी को जोड़ करके जब आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 54 हो जाएगा। उसी प्रकार लेट के लेटर को देखो, लेट के लेटर कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर L A T और E, ये हो गया हमारा लेट। L कितने पर? 12 पर, A कितने पर? 1 पर, T कितने पर? 20 पर, ये कितने पर? 5 पर। देखो इन सभी को जोड़ देते हैं। जल्दी से क्या करेंगे हम लोग? इन सभी को जोड़ देते हैं। जल्दी से जोड़ो, 12 1 13, 13 20 33 33 5 38, 38 यानी कि टोटल हमारा 38 आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर 2 गुने किए, यहाँ पर 2 गुने किए, तो इसको भी 2 गुना कर दो। क्यों टेंशन लेना है? यहाँ पर भी 2 गुना कर देंगे तो 38 दूनी 76। ठीक है, 38 दूनी 76 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। और अब की बार ऑप्शन बदल गया भैया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 76। इस बात को याद रखेंगे, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। आई होप ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको दिया गया है लेटर सीरीज से, यानी कि अक्षर श्रृंखला समूह से। प्रश्न में बोला गया है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो गौर से देखो, इसके लिए तो मैंने एक लॉजिक बताया था, यदि याद हो आपको, यदि आपने पिछली क्लास देखी है। क्या याद होना चाहिए भैया? पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, और तीसरे का संबंध तीसरे थे। तो वही तो बताना है भाई। मुझे बताओ टी कितने पर होता है? 20 पर होता है। आर कितने पर? 18 पर होता है। पी कितने पर? 16 पर होता है। एन कितने पर? 14 पर होता है। इसके अलावा देखो 20 में से 2 गया 18, 18 में 2 गया 16, 16 में 2 गया 14, 14 में 2 जाएगा तो अगला वाला भैया 12 आना चाहिए। 12 पर कौन सा लेटर होता है? 12 पर लेटर होता है एल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एल से शुरुआत होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अब 3 और 4 में देखेंगे। 3 और 4 में देखना मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि भैया बीच का लेटर दोनों में समान है। बीच का लेटर देखना तो मूर्खता होगी हमारी। तो हम लास्ट का देखते हैं। लास्ट का कैसे? F 6 पर होता है, J हमारा 10 पर होता है, यहाँ पर N 14 पर होता है और R हमारा 18 पर होता है।
तो गौर से देखो साथियों, गौर से अगर आप देखेंगे ये 18 पर हो जाएगा, ठीक है। 6 में 4 जुड़ा, 6 में 4 10, 10 में 4 जुड़ा 14, 14 में 4 जुड़ा 18, 18 में 4 जुड़ेगा तो 22 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 22। तो प्यारे दोस्तों हमें तो पता चल गया था कि बीच में जी ही रहेगा, क्योंकि बीच में दोनों में जी था, और 22 पर जो आता है वो लेटर वी होता है। क्या होता है? वी होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो LGV बनेगा। क्या बनेगा? LGV। LGV कहाँ पर है? विकल्प नंबर 4 में है साथियों। उत्तर बन जाएगा एक बार फिर से विकल्प नंबर 4। मैंने बोला है कि आज लगता है विकल्प नंबर 4 को प्यार हो गया हमारी क्लास से भैया, तभी ये बार बार आ रहा है विकल्प नंबर 4, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। 4 नंबर आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जल्दी से बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जो कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक प्रश्न है। जल्दी से बताएंगे कौन सा मेरे प्यारा साथी बताएगा इसका उत्तर क्या होगा। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें लिखा है कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं। तो इसको आरेख के माध्यम से बनाएंगे। कुछ शिक्षक यानी कि कुछ टीचर, इतना सा टीचर का पार्ट हम बनाएंगे। कितना सा भैया? इतना सा टीचर का पार्ट। गौर से देख लो, ये जो टीचर का पार्ट है ये क्या है? कुछ पार्ट हमारा क्या है? दार्शनिक है, यानी कि फिलोसोफर। पी से प्रदर्शित कर दें, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर दिक्कत तो बहुत बड़ी है। दिक्कत क्या है? आप ये पी और टी ना लिखो, सीधा जो लेटर हैं वही लिख दो। क्या लिख दो भैया? कुछ शिक्षक, एस फोर शिक्षक क्या हो जाएंगे? कुछ डी फोर दार्शनिक हो जाएंगे। सीधा ऐसा क्यों ना लिखते सर? हम बोलेंगे लिख दीजिए, ठीक है। आपकी बात मान ली। कुछ शिक्षक क्या है? दार्शनिक है, डी फोर दार्शनिक। इसके बाद बोला है कुछ दार्शनिक लेखक हैं। तो भैया कुछ डी फोर दार्शनिक क्या हैं? एल फोर लेखक हैं। इस बात को याद रखेंगे। ये इस तरह से बन जाएगा। शिक्षक, दार्शनिक, दार्शनिक, लेखक, कुछ कुछ का पार्ट आ रहा है। अब निष्कर्ष को पढ़िए। इस आरेख के माध्यम से आप बताइए कौन सा निष्कर्ष बन पा रहा है और कौन सा नहीं। तो पहला वाला निष्कर्ष कह रहा है कुछ लेखक शिक्षक हैं। मुझे बताओ कुछ L4 लेखक का S4 शिक्षक से संबंध बन रहा है? बता दो जल्दी से। आप बोलेंगे मुझे तो नहीं लगता सर, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम एक बार फिर से कथन को पढ़ें तो दूसरा आरेख एक और बन सकता है। कैसे? देखो, कह रहा है कुछ शिक्षक क्या है? दार्शनिक है। तो मैंने कहा कुछ शिक्षक, S4 शिक्षक, D4 दार्शनिक हो गए। अब उसने बोला है कुछ दार्शनिक लेखक हैं। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि कुछ दार्शनिक, ये इतना सा जो दार्शनिक का पार्ट है ये क्या है? L4 लेखक है। ये भी तो बन गया। और भैया एक ये बना, दूसरा ये बना। जब भी किसी कथन के अनुसार दो निष्कर्ष लिख जाएं, याद रखेंगे, जब भी किसी कथन के अनुसार दो निष्कर्ष लिख जाएं अथवा बन जाएं तो उसमें कोई भी एग्जैक्टली सही नहीं होता है। कौन सा मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, यहां पर गौर से समझो। कुछ लेखक शिक्षक हैं। भाई मुझे पता नहीं था लेखक शिक्षक हैं, लेकिन यहां पर पता चल गया लेखक शिक्षक हैं। तो भाई ये दो कंडीशन, दो टर्म बन रहे हैं, इस कारण हम एग्जैक्टली पता नहीं कर पा रहे हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पहला वाला हमारा हम गलत कर देंगे। मुझे नहीं पता है इस कारण गलत है। ऐसे गलत नहीं है कि हम बना नहीं पा रहे, हम बना तो पा रहे हैं दो प्रकार से, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है सर कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्योंकि दो आरेख बने। इसके अलावा अब पढ़ेंगे दूसरे वाले को। अब कह रहा है कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है। पहले कह रहा था कुछ लेखक क्या है? शिक्षक हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। अब कह रहा है कि कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है। भाई इतना सटीक कैसे कह सकते हो? तुम्हारे सामने ये रखा तो है मैंने कुछ शिक्षक लेखक वाला, तो जब यहां पर बन रहा था आप गलत कर गए। अब इसको बताओ, ये मैंने बना दिया, अब आप कैसे सही करोगे? तो भैया मुझे पता चला कि यार ये तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है, एक ही बनना चाहिए। और जब एक बनेगा तो दोस्तों गौर से समझो, यहां पर ये वाला जो निष्कर्ष है ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कुछ लेखक शिक्षक हैं, मुझे नहीं पता। तो अब कह रहा है कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, मुझे ये भी तो नहीं पता है कौन सा सही है। ठीक है, इस तरह से दो आरेख बनेंगे साथियों। उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे। और जब भी दो आरेख बनते हैं, लेखक शिक्षक, ये कंडीशन हमेशा बनेगी, या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा, या तो एक गलत होगा या तो दो गलत होगा, यानी कि आइदर और कंडीशन, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो निकलता है। विकल्प नंबर 2 में दिया है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको याद रखेंगे। MCQ प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में फंसाएगा। अगले प्रश्न में आइए। प्रश्न में बोला है 5 मित्र विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठ चुके हैं। 5 दोस्त हैं। चलिए मैं एक सबसे पहले मेज बनाऊंगा इन बच्चों के लिए। 5 दोस्त हैं तो सबसे पहले मेज लाओ, इनके अलावा 5 कुर्सियां लगा दो। एक इस तरह से, दूसरी इस तरह से, तीसरी इस तरह से, चौथी इस तरह से और 5वीं इस तरह से। ये मैंने 5 कुर्सियां लगाई 5 दोस्तों के लिए। अब एक एक करके इस पर सभी को बिठाना है। कह रहा है इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। विष्णु जो है वो काव्या के ठीक दाएं पड़ोस में है। जो विष्णु नाम का शख्स है वो काव्या के ठीक दाएं,
तो मैं अगर K4 काव्या को इस तरह से K4 काव्या को यहाँ पर रखता हूँ तो इसके ठीक दाएं कौन सा हो जाएगा साथियों, V4 विष्णु हो जाएगा। अब बोला है चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है। देखो ये लाइन गौर से देखो, चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो K4 काव्या ये थी और इसके बाएं तीसरा मतलब बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, C4 चिराग हो जाएगा। अब बोला है सुरभि, जो सुरभि है वो चिराग के ठीक पड़ोस में नहीं है, तो सुरभि अगर यहां पर नहीं आ सकती है तो कहां पर आएगी, S4 सुरभि यहां पर आएगी। अब कोई एक लड़की छूट रही है या लड़का छूट रहा है, भैया कौन छूट रहा है, रैना छूट रहा है, भैया सुरेश रैना वाला रैना छूट रहा है, तो रैना को एक स्थान बच रहा है, इस पे बैठा दो। भाई 5 मित्र ही तो हैं, तो जब 4 बैठ गए, एक कुर्सी बची, अब वो लास्ट वाली कंडीशन आ जाती है रिश्तेदारी में। जैसे हम कहीं जाते हैं, कुर्सियां 3-4 आ गई, अब हम भैया खड़े हैं वहां पे, चारों हमारे बैठ गए, हम खड़े हैं, लेकिन तभी एक कुर्सी और लाई जाती है, आओ यार तुम भी बैठ जाओ। अब ऐसा तो पूछेगा नहीं कि तुम उस पर उठ के इस पे बैठ जाओ, इसके उस पे बैठ जाओ, ऐसा तो होता नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, लास्ट वाली जो कुर्सी बची है उस पर रैना को बिठा दो, बस ठीक है, बिठा दिया। अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काव्या के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। भैया K4 काव्या ये है, इसका दायां ये वाला बनता है, बायां ये वाला बनता है। भैया क्या पूछा है, काव्या के बाएं दूसरे, ओहो काव्या के बाएं दूसरे मतलब कि ये दिशा में, पहले स्थान पर तो सुरभि है, दूसरे पर कौन है, रैना। ये वही रैना है भैया जिसको अभी लास्ट वाली कुर्सी पर बिठाया था, तो कौन सा हो जाएगा, काव्या के बाएं दूसरे रैना हो जाएगा। और रैना कहां पर है, विकल्प नंबर 3 में। 3 नंबर का विकल्प आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सागर है, नाला है, महासागर है, नदी है और ग्लेशियर है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर एक नदी के जीवन काल को दर्शाया गया है। जो एक नदी होती है उसका जीवन काल दर्शाया गया है, गौर से समझना है। सबसे पहले नदी कहां से निकलती है, आप बोलेंगे सर ग्लेशियर से, मतलब 5 नंबर से शुरुआत होगी तो ग्लेशियर पहले आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले ग्लेशियर आ जाएगा, तो नदी कहां से निकलेगी, ग्लेशियर से। उसके बाद नदी किसके रूप में ग्लेशियर से निकलती है, आप बोलेंगे एक छोटी सी धारा यानी कि नाले के रूप में, नाले के रूप में निकलती है, तो दोस्तों दूसरे नंबर पर नाला आ जाएगा। दूसरे नंबर पर नाला आ चुका है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद भैया नाले से नदी एक बड़ा रूप लेती है, जब वो क्या कहलाती है, नदी कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, नदी कहलाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये नदी आ जाएगी, ठीक है, नदी आ जाएगी। उसके बाद नदी सबसे पहले गिरती है सागर में। कहां पर गिरती है भैया, सागर में गिरती है, तो 1 नंबर फिर आएगा। क्या आएगा, 1 नंबर सागर। और सागर कहां पर होते हैं भैया, प्रशांत महासागर, जैसे आपने सुना होगा। तो महासागर के छोटे छोटे हिस्से क्या कहलाते हैं, सागर। तो भैया सबसे बड़ा क्या होता है, महासागर, तो महासागर यहां पर आ जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कुछ इस तरह का हमारा सार्थक क्रम बनेगा, और इस सार्थक क्रम को गौर से समझिए। 5 से शुरुआत और 3 से अंत होगा। एक गलत, यानी C नंबर, D नंबर और A नंबर सभी गलत हैं, क्योंकि एकमात्र विकल्प है जहां से 5 से शुरुआत भी हो रही है और 3 से अंत भी हो रहा है, तो उस विकल्प का नाम है विकल्प नंबर B, या फिर 2 नंबर का विकल्प। इस बात को याद रखेंगे, उत्तर बनेगा विकल्प नंबर B। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, कहा गया है कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कह रहा है सभी संगठित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। कह रहा है दोस्तों गौर से समझो, सभी संगठित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकालती है। गौर से समझ लो, एक बार में पढ़ लोगे, एक बार में ही आ जाएगा। जो प्यारे दोस्तों संगठित व्यक्ति होते हैं वो आराम के लिए कहीं ना कहीं से समय निकाल ही लेते हैं। तो अब उसने बोला है दूसरी बार में कि सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल लेती है। निष्कर्ष नंबर 1, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि उसने बोला है जो संगठित व्यक्ति होते हैं वो समय निकालते हैं। तो जब सुनीता समय निकाल रही है इसका मतलब क्या है, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। इसके बाद बोला है सुनीता एक मेहनती इंसान है। भाई देखो, जब वो काम में व्यस्त है, काम कर रही है, उसके बावजूद समय निकाल रही है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। इसी कारण तो वो काम के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी समय निकाल रही है, मतलब दूसरा वाला भी सही है। और दूसरा वाला भी सही है तो बोलेंगे E नंबर का ऑप्शन, E नंबर का ऑप्शन बोलेंगे। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, जहां पर बोला है यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हों। क्या बोला है, यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हों, उत्तर बनेगा विकल्प नंबर E। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सादृश्यता से ही संबंधित है, इंग्लिश वर्जन है। बोला है उस विकल्प को चुने जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर युग्म पहले से संबंधित है। बोला गया है दोस्तों GP का संबंध जो है,
जी पी का जो सादृश्य है वो किससे है, टी और के से है, टी और के से है। साथियों हमें बताना है डी और आर, किसका, डी और आर का सादृश्य किससे होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो, यहां पर आपके लिए देखते ही उत्तर आना चाहिए। कैसे, अगर पिछली क्लासेस ले रहे हैं आप तो देखो गौर से, जीटी रोड पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। पीके मूवी या कमला पसंद पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। भैया ये है क्या, ये क्या है, मैंने बताया था, एक बार फिर से याद कर लो, हनुमान जी जैसी शक्ति याद दिला देता हूं। ये क्या है भैया, आज, सभी बोलेंगे साथ में, आज, बॉय, फिर क्या है, सिक्स, फिर क्या है, दूध वाला, फिर क्या है, इवनिंग। इवनिंग के बाद कौन मिले थे, फूफा जी। फूफा जी को कहाँ ले गए थे, जीटी रोड पे। जीटी रोड पे जब पहुंचे तो फूफा जी को हमने हाई स्कूल दिखाया अपना। हाई स्कूल के बाद वो इंडियन रेलवे में जब हमारी नौकरी लगी थी तो जैकलीन जैसी लड़की से शादी करी थी, फिर कमला पसंद खा लिया था उसी खुशी में, और लव हो गया था, फिर मन को भा गई थी। इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं, आप बोलेंगे सर अपोजिट हैं। और जब अपोजिट दिए गए हैं तो वही तो यहाँ पर दिया है। देखो जीटी रोड कहाँ पर है, ये मिल गया। पीके मूवी या कमला पसंद कहाँ पर, ये मिल गया। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमें बताना है डी और आर का अपोजिट। डी का अपोजिट क्या होगा भैया, दूध वाला, डी डब्ल्यू होगा, तो डी डब्ल्यू देख लो। उसके बाद आर का इंडियन रेलवे, रेलवे में नौकरी लगी ना, इंडियन रेलवे, आई आर। ठीक है, इस तरह से, तो ये आई हो जाएगा। तो डब्ल्यू और आई इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, या फिर कह सकते हैं आई और डब्ल्यू। क्या कह सकते हैं, आई और डब्ल्यू। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओहो, आई डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू और आई, ये तो गलत हो गया। ये ऊपर दे रखा है एक नंबर में, डब्ल्यू और आई, क्या बनेगा, ये देखो ऐसे प्रश्न फंसा देता है आपको। अगर क्वेश्चन में नहीं फंसा पाएगा तो विकल्प में फंसा देगा। विकल्प में देखो डब्ल्यू और आई आपका उत्तर बनेगा। इस बात को सभी प्यारे साथी याद रखेंगे। ठीक है, आई होप ये प्रश्न अच्छे से समझे होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है, याद करने की ट्रिक है। आज बॉय 6, दूध वाला, इवनिंग, फूफा जी, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलिन, कमला पसंद, लव मन। ठीक है, इस तरह से एक सांस में याद करना सीखो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक बार फिर से कथन और निष्कर्ष। ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था यूपी पुलिस में। ठीक है, कथन निष्कर्ष हो गया, और इसके अलावा क्या थे, वो 5 जो हमने अनरीड क्वेश्चन पढ़े थे। इस तरह से हम सभी के सभी प्रश्न नियम से लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। पढ़िए, कथन को पढ़िए। बोला है सभी फल शेर हैं, जितने भी फल हैं प्यारे दोस्तों, जितने भी F4 फल हैं वो क्या हैं, सारे के सारे S4 शेर हैं। सभी फल हमारे S4 शेर हो जाएंगे। अब कह रहा है सभी शेर लोमड़ियां हैं। भाई अभी तो सभी के सभी फल क्या थे, शेर थे। अब जितने भी फल हैं, सॉरी जितने भी शेर हैं वो क्या है, लोमड़ी बना दिया। देखो भाई ऐसा भी होता है कुछ, देखो लोमड़ी हो गया, सभी के सभी शेर क्या है, लोमड़ी है। अब कह रहा है कुछ लोमड़ियां हाथी हैं, तो कुछ L4 लोमड़ी का ये जो पार्ट है ये क्या बना देंगे, H4 हाथी बना देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आरेख बनेगा। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इनका निष्कर्ष क्या बनेगा। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है सभी फल लोमड़ियां हैं। क्या सभी के सभी फल लोमड़ी वाले पार्ट के अंतर्गत आ रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ रहे हैं। देखो फल के लिए ये पार्ट अंदर है छोटू सा, ये किसके अंदर है, आप बोलेंगे शेर के, और शेर लोमड़ी के अंतर्गत है। इस कारण ये जो फल होगा वो लोमड़ी के अंतर्गत भी हो जाएगा। तो ये वाला हमारा सही है, मतलब जो पहला वाला निष्कर्ष है वो क्या है, सही है। अब कह रहा है कुछ फल हाथी हैं। मुझे बताओ क्या F4 फल का H4 हाथी से कोई संबंध है? आप बोलेंगे नहीं। देखो ये तो पर्पल लाइन अंदर है, बहुत अंदर है, और ये रेड लाइन बहुत दूर से संबंध बना रही है, इस कारण पता नहीं चल रहा है। तो ये गलत हो गए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, केवल और एक निष्कर्ष निकलता हो। यदि 1 कंक्लूजन आर राइट, इस बात को याद रखेंगे, फर्स्ट कंक्लूजन आर फॉलोड। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है यदि 15 अगस्त 2001 को बुधवार था। बताइए, कैलेंडर का क्वेश्चन लेके आ चुके हैं फिर से, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक से सॉल्व करेंगे। कह रहा है 15 अगस्त 2001 को बुधवार था, तो 2 अक्टूबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो 15 अगस्त, मुझे बताओ कितने महीने हैं यहाँ पर। एक तो अगस्त की बात हो रही है, उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, इस तरह से 3 महीनों की बात हो रही है। चूंकि सन चेंज नहीं हुआ तो केवल और केवल 3 महीने होंगे, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि सेम ईयर है 2001 यहाँ भी, 2001 वहाँ भी। अब गौर से देखो, अगस्त में 15 दिन तो हो गए, बचे कितने? आप बोलेंगे जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 29, बाकी सब 31। जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये क्या है 30, और फरवरी 28 29, ये तो बच। ऐसी ट्रिक आपको मिलती रहेंगी। ये ट्रिक हमने अपने जब याद पढ़ते थे तब याद करते थे। ठीक है, क्या है एक बार सुन लो, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 29, बाकी सब 31। अगर इसको लिखना है तो बार बार इसको 10-10 सेकंड पीछे कर करके, चाहो तो 1000 बार हमसे बुलवा लो। ठीक है, अब देखो गौर से, कितना है अगस्त में भैया, कितना 31 दिन, चूंकि ये नहीं आ रहा है वहां पर जून नवंबर अप्रैल सितंबर में, तो अगस्त में 31 दिन, 15 चले गए, कितने बचेंगे 16। अप्रैल सितंबर, मतलब सितंबर अप्रैल सितंबर 30, तो सितंबर कितने का होता है, 30 दिन का होता है, तो 30 हो जाएगा। अक्टूबर में कहाँ तक जाना है? आप बोलेंगे अक्टूबर में केवल 2 अक्टूबर तक,
तो टोटल साथियों यहाँ पर इतने दिन मिले हैं, इन सभी दिनों को जोड़ दो और 7 से भाग लगा दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा बुधवार में जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा। देखो 16, 30, 46, 2, 48 कितना, 16, 30, 46, 2, 48 भाग लगाओ 7 से, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सते 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 छक्के 42 बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा 42, 6, 48। ठीक है, इस तरह से 6 रिमाइंडर बचा और इस 6 रिमाइंडर को बुधवार में जोड़ लो। देखो बुध के बाद गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा, देखो एक बार फिर से समझ लो यदि नहीं आया है समझ में। बुध के बाद क्या होता है, गुरु होता है, गुरु के बाद क्या होता है, शुक्र होता है, फिर शनि होता है, फिर रवि होता है, फिर सोम होता है, फिर मंगल होता है। यही 6 रिमाइंडर तो है, तो मैंने कहा मंगल होता है और मंगलवार आएगा, तो विकल्प नंबर 3। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। क्या बनेगा, 2 अक्टूबर 2001 को सप्ताह का दिन मंगलवार होगा, यदि 15 अगस्त 2001 को बुधवार है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, रिमाइंडर थ्योरी के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न में आओ, क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर दिया गया है समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज, इनके बीच का आरेख बताना है। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, गौर से देखो, अच्छे से समझो। सबसे पहले मैं एक आरेख बनाऊंगा जो किसको डिनोट करेगा, समचतुर्भुज को। ठीक है, समचतुर्भुज इस तरह से हम लिख देते हैं सम। ठीक है, यह समचतुर्भुज के लिए आया है। इसके अलावा मुझे बताओ, जो समचतुर्भुज होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के चतुर्भुज ही तो होते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, तो समचतुर्भुज किसके अंतर्गत आएगा, ये भैया आएगा चतुर्भुज के अंतर्गत। किसके, चतुर्भुज के अंतर्गत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। जो समचतुर्भुज होगा वो किसके अंतर्गत, चतुर्भुज के अंतर्गत। और चतुर्भुज क्या है, एक प्रकार की भुजाओं वाली आकृति ही तो है, और भुजाओं वाली आकृति में बहुत सारी आकृतियां आती हैं, तो बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगी। याद रखेंगे, बहुभुज, बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा चतुर्भुज। तो इस तरीके का आरेख बनेगा और इस आरेख को कुछ इस तरीके से बनाते हैं 3 सर्कल में, 1, 2 और 3। सबसे अंदर वाला समचतुर्भुज, फिर उसके बाहर वाला चतुर्भुज, फिर बहुभुज। ऐसी आकृति कहां पर है, बोलेंगे साथियों विकल्प नंबर बी में है, और विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और लेके जाइए। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक बार फिर से याद दिला दें कि मात्र 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यानी कि 100 देखते हैं तो 60 है बिना सब्सक्राइब वाले। भाई यार मात्र 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा, दबाओ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन और सुबह 8 बजे नोटिफिकेशन के रूप में क्लास को ले लो। ठीक है, और 40% जिन लोगों ने शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है, यदि रीजनिंग को आप पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो अविनाश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल, यानी कि अविनाश सर का खुद का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर पढ़ाते हैं। वर्णमाला उन्होंने पढ़ा दी है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ा दी है। तो इस तरह से याद रखेंगे, वर्णमाला श्रृंखला यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज ही होती है, सॉरी ये हिंदी वर्जन लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा था। ठीक है, तो वर्णमाला श्रृंखला इन्होंने पढ़ा दी है। इसके अलावा इनके चैनल पर निरंतर क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। बेकायदा आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में ये स्वयं प्रस्तुत होकर के, मैं तो दिखाई दे नहीं रहा हूँ, लेकिन अविनाश सर आपको सीधा दिखाते हैं। आप एक बार इनके चैनल पर जरूर विजिट करें और 17-18 मिनट की जो वीडियो हैं उनको जरूर एंजॉय करें। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वर्णमाला को समझाया है। तो आई होप आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। यदि पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज रीजनिंग, तो अविनाश सर के चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं साथियों एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।